हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका उत्तराखंड जी के वेरी इजी ट्रिक्स के इस यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों, उत्तराखंड लोअर अपर पीसीएस 2026 और उत्तराखंड अपर पीसीएस मेंस 2025 जो कि अभी अप्रैल माह में होने होने जा रहा है, इन दोनों के लिए ही हमने अलग अलग सेपरेट बैच लॉन्च किया है। 2026 वाले बच्चों के लिए और 2025 वाले बच्चों के लिए भी। हालांकि दोनों में कंटेंट सेम रहेगा और जो डेली क्वेश्चन हम देंगे वो भी सेम रहेंगे, लेकिन अंतर इतना होगा, 2026 वाले बच्चों को केवल डेली 4 से 5 सवाल मिलेंगे, जबकि 2025 वाले बच्चों के लिए डेली 15 सवाल मिलेंगे यूनिट के हिसाब से। ठीक है, तो देखिए 500-600 क्वेश्चन नहीं, ये यहाँ पर आप इसको ठीक कर लेना। लगभग 700-800 प्रश्नों के माध्यम से हम पूरे सिलेबस को कवर कराएंगे। इसके अलावा पाठ्यक्रम पर आधारित प्रतिदिन 10 प्रश्न दिए जाएंगे 2025 वाले बच्चों के लिए, जबकि 5 प्रश्न दिए जाएंगे 2026 वाले बच्चों के लिए। शॉर्ट नोट्स भी प्रोवाइड कराए जाएंगे। 6 क्वेश्चन मिलेंगे आपको जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 के। इसके अलावा मतलब ऐसा नहीं है कि कहीं से भी हमने दे दिया, जैसे जीएस पेपर 2 है या 3 है तो उसकी जो यूनिट होगी, यूनिट जो भी चल रही होगी उसके हिसाब से यहाँ पर क्वेश्चन होंगे। इसके अलावा 4 क्वेश्चन आपके जो होंगे, 4 क्वेश्चन दिए जाएंगे आपको जीएस पेपर 5 और 6 के, जो उत्तराखंड के पेपर हैं। 2 ऐसे यहाँ पर हम संडे में कराएंगे। ठीक है, इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं 9528334722 पर, जिन बच्चों को ये कोर्स परचेस करना है। इसके अलावा देखिए 2000 इसका हमने शेड्यूल भी जारी किया है। जीएस पेपर 1 से हम 120 प्रश्न कराएंगे, जिसमें जो हिस्ट्री है के 60 प्रश्न आपका अभ्यास कराएंगे, ज्योग्राफी से 40, सोसाइटी से 20। तो इस तरह से जीएस 2 से 115, जीएस 3 से 100, जीएस 4 से 60, फिर 90 और फिर इसके बाद 6 से भी 90 हम प्रश्नों का अभ्यास कराएंगे। इसके अलावा देखिए सिलेक्शन हुए हैं बच्चों के, जिन्होंने कहा सर हमारा मेंस क्वालिफाई हो चुका है, तो ये सिलेक्शन है जो बैच से जुड़े हुए हैं। ये देखिए जैसे सर हमारा सिलेक्शन हो चुका है, ये हमारा नाम है और हमने उनके रोल नंबर भी पूछे हैं। तो आगे देखिए बाकी साथियों, मॉक इंटरव्यू भी हमने कंडक्ट कराए थे इस बार, तो लगभग 37 बच्चों के जो मॉक इंटरव्यू हैं वो भी हमने लगभग कराए हैं। ये देखिए पूरी मॉक इंटरव्यू का पैनल है और लगभग 24 सिलेक्शन जो बच्चे स्टूडेंट्स हैं उनके हुए हैं और 37 प्लस बच्चों के हमने मॉक इंटरव्यू कंडक्ट कराए हैं। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो देखिए इसमें जो आज का जो यूनिट है उसमें ये लिखा हुआ है, पहला सवाल है जो यूनिट है हमारी यूनिट 5, उसका जो पहला सवाल है, एक हमने जीएस 5 का क्वेश्चन दिया है। ये 2025-26 वाले बच्चों के लिए है, 2026 वालों के लिए, 25 वालों के लिए भी मॉडल आंसर दिए जाएंगे। इसके अलावा देखिए पहला सवाल है, जैसे दल बदल विरोधी कानून क्या है, यह कानून क्यों लाया गया है, दल बदल विरोधी कानून से संबंधित चुनौती बतानी है। इसके अलावा संसदीय समिति के गठन के उद्देश्य पर चर्चा करनी है, लोक लेखा समिति के बारे में बताना है, लोक सेवा के अध्यक्ष की शक्ति बतानी है, कार्य बतानी है, और उसके वर्तमान में विपक्ष में आवाज दबाने की प्रयास किया जा रहा है ये बताना है। संसदीय विशेषाधिकार की समानता व असमानता को प्रकाश डालते हुए संहिताबद्ध की आवश्यकता है, ये हमें बतानी है। इसके अलावा कत्यूरी जो वंश है उसकी सांस्कृतिक उपलब्धियों की भी वर्णन साथियों हमें करना है। तो पहला सवाल देखिए, अब देखिए सभी के जो है इसके मॉडल आंसर आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों में, 2025 वाले बच्चों के लिए भी और 2026 वाले बच्चों के लिए भी, दोनों के लिए ही मॉडल आंसर यहाँ पर प्रोवाइड कराए जाएंगे। देखिए पहला सवाल है साथियों, तो पहला सवाल है कि दल बदल विरोधी कानून क्या है, यह कानून क्यों लाया गया, और दल बदल विरोधी कानून से संबंधित चुनौतियों का विश्लेषण करते हुए प्रासंगिकता हमें स्पष्ट करनी है। देखिए तो सबसे पहले आपको दिमाग में रखना है, सबसे पहले होगा इंट्रोडक्शन, फिर होगा मेन बॉडी, उसके बाद होगा कंक्लूजन। जो इंट्रोडक्शन होगा वो आपको 2 से 3 लाइन का होगा, जो मेन कंक्लूजन होगा वो भी आपका 2 से 3 लाइन का होगा। इसके अलावा बाकी जो बचता है वो 80% 90% के आसपास होगा आपका मेन बॉडी। ठीक है, तो देखिए साथियों इसमें स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसके बाद आपको क्या करना है, अंडरलाइन करनी है। दल बदल विरोधी कानून क्या है, इस पर अंडरलाइन किया। कानून क्यों लाया गया, इस पर अंडरलाइन किया। दल बदल विरोधी कानून से संबंधित चुनौतियां क्या है, ये हमने किया। और इसकी प्रासंगिकता क्या है, इसको हमें बताना है। तो इसको हमने क्या काम किया है, अंडरलाइन कर लिया है साथियों। अब आगे देखिए, सबसे पहले इंट्रोडक्शन। तो वर्ष 1985 में 52वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से दल बदल विरोधी कानून पारित किया गया। साथ ही 10वीं अनुसूची जिसमें दल बदल विरोधी कानून शामिल है को संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में जोड़ा गया। इस कानून का मुख्य उद्देश्य भारतीय राजनीति में दल बदल की कुप्रथा को समाप्त करना था, जो कि 1970 में के दशक से पूर्व भारतीय राजनीति में काफी प्रचलित था। देखिए दल बदल विरोधी अधिनियम, यानी कि मान लीजिए कोई ए पार्टी में है और वो चला गया बी पार्टी में, तो क्या होगा, ए पार्टी की सरकार है तो सरकार गिर गई। तो ऐसा होता रहता था, तो फिर पता क्या करें हम, फिर चुनाव कराएं या फिर क्या करें, फिर
तो ये बड़ा दिक्कत थी साथियों इसमें, ये बड़ा दिक्कत थी साथियों इसमें दल बदल के आधार पर, इसलिए कानून लाया गया 1985 में, और जिसका नाम रखा गया दल बदल विरोधी कानून, और ये लाया गया 52वां संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से। तो आप क्या लिखेंगे, वर्ष 1985 में बेसिक लिखेंगे आप दल बदल विरोधी कानून के बारे में, वर्ष 1985 में 52वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से दल बदल विरोधी कानून पारित किया गया, तथा संविधान में 10वीं अनुसूची शामिल की गई, जिसके माध्यम से, जिसका उद्देश्य दल बदल कुप्रथा को समाप्त करना था। बस इतना आपका इंट्रोडक्शन साथी यहाँ पे 2 से 3 लाइन का हो गया, ठीक है, यही आपको लिखना है। इसके अलावा देखिए, अब जो दल बदल विरोधी कानून है, ये कब लागू होता है। पहला है, निर्वाचित सदस्य स्वेच्छा से राजनीतिक दल की सदस्यता छोड़ दे। मान लीजिए कोई बीजेपी का, उसने कहा था मैं बीजेपी में नहीं रहना चाहता हूं, तो उस पर दल बदल विरोधी कानून लागू हो सकता है। कोई निर्दलीय निर्वाचित सदस्य किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाए, मान लीजिए कोई निर्दलीय है, पहले तो उसने किसी दल से चुनाव नहीं लड़ा, बाद में वो दल में पहुंच गया किसी, तो इस परिस्थिति में भी इस परिस्थिति में भी जनप्रतिनिधि अधिनियम जो है लग सकता है उस पर, ठीक है। किसी सदस्य द्वारा सदन के पार्टी के पक्ष में विपरीत वोट डाले, भाई बीजेपी या कांग्रेस कह रही है आप फला को वोट दीजिए और उसने डाल दिया किसी और को, तब भी इस पर लग सकता है, कहना ना मानने के आरोप में। कोई सदस्य स्वयं को वोटिंग से अलग कर दे, वोटिंग ही देने नहीं आ रहा है, ठीक है। एक मनोनीत सदस्य मान्यता प्राप्त किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाए। मनोनीत सदस्य कौन होते हैं, जो राष्ट्रपति जिन्हें चुनते हैं या राज्यपाल जिन्हें चुनते हैं, हालांकि वो तो कंसेप्ट खत्म हो गया राज्यपाल वाला, तो लेकिन उसमें क्या है, अभी 12 सदस्य मनोनीत सदस्य एक तो विधान परिषद में है, और 12 सदस्य किसमें है, राज्यसभा में है। अगर वे राजनीतिक दल में शामिल हो जाते हैं तो इन पर भी लग सकता है, ठीक है। आगे देखिए साथियों, अब आगे देखिए, अब इससे संबंधित क्या चुनौतियां हैं। पहली चुनौती क्या है, दल बदल विरोधी कानून यह सुनिश्चित करता है कि विधानमंडल सदस्यों द्वारा लिए किए जाने वाले दल विदल पर लगाकर रोक कर एक स्थिर सरकार प्रदान की जाए। हालांकि विधानमंडल सदस्यों को उनके मतदाताओं के हित के अनुरूप स्वयं विवेक के आधार पर वोट मतदान करने से प्रतिबंधित करते हैं। यानी कि जो, अब देखिए, हमने भेजा है विधायक को, और विधायक वहां पर अपने मन की कर नहीं पा रहा है, किसकी मन की कर रहा है, पूरी राजनीतिक दल की। तो ये किसकी एक चुनौती है, पहला क्या है। दूसरा क्या है, दल बदल विरोधी कानून सरकार पर विधायिका के नियंत्रण को कमजोर करता है। यानी कि जो विधायिका है उसका जो नियंत्रण है उसको कमजोर करता है, ठीक है। और राजनीतिक दल के शीर्ष नेतृत्व द्वारा लिए गए निर्णय के आधार पर मतदान के लिए बाध्य होता है। आगे देखिए, यही समस्या है इसकी। दल बदल विरोधी कानून वास्तव में कार्यपालिका विधायिका के बीच शक्ति के पृथक्करण को कम करता है और कार्यपालिका के हाथ में शक्तियों को केंद्रित करता है। मान लीजिए विधायिका का, भाई कोई विधायक बना है तो विधायिका का भी तो हिस्सा है, कोई माने सांसद बना है तो वो विधायिका का भी तो हिस्सा है। अगर विधायिका का साथी हिस्सा है तो आप ये मानकर चलें, जब विधायिका का वो हिस्सा है, हम कह रहे हैं कि वो एक विधायिका का भी पार्ट है, तो उसकी जो शक्ति है वो तो खत्म कर दी कार्यपालिका ने। कार्यपालिका जिसे कह रही है कि भाई ये इसको वोट दो, उसको वोट दे रहा है, तो ये सबसे बड़ा इसका चैलेंज है। इसके अलावा देखिए, कानून को के अनुसार जो सदन के अध्यक्ष हैं उसके अयोग्य देने का निर्णय अंतिम होता है। लेकिन आपको पता है कि ये भी क्या होते हैं, राजनीतिक दल से जुड़े होते हैं। हालांकि अध्यक्ष बनने के बाद वो तटस्थ हो जाते हैं, लेकिन तटस्थ नहीं है, जो बैकडोर से, आपको पता ही है यहाँ पर जो है। लेकिन लेकिन इतनी आलोचना है, ये तो बात सही है, लेकिन इसकी प्रासंगिकता भी है। अगर ये इसी कानून के कारण क्या है, सरकार को स्थिरता प्रदान की गई है। इसके अलावा 1985 के पूर्व में कई बार देखा गया है कि सत्ताधारी दल को छोड़कर किसी अन्य दल में शामिल हो जाते थे, लेकिन अब ये देखने के लिए साथियों कम मिलता है, ठीक है। हालांकि देखिए, अगर दल तोड़ना है पूरा 2/3 अगर किसी दल के दूसरे दल में चले गए तो उनपे किसी पर भी नहीं लगेगा यह कानून, ठीक है। आगे देखिए साथियों, अगला सवाल है, संसदीय समितियों के गठन की चर्चा करते हुए लोक लेखा समिति के कार्यों और उनकी सीमाओं को लिख कीजिए। यानी संसदीय समिति, जो संसदीय समिति है, अब देखिए साथियों, जो संसदीय समिति के गठन के उद्देश्य, यानी कि जो गठन का उद्देश्य बताना है, और लोक लेखा समिति के हमें कार्य और सीमाएं भी हमें उसकी बतानी है। तो अब देखिए, इसमें संसद देश के सर्वोच्च विधायी निकाय, जिनके पास एक तरफ तो कार्यों की अधिकता, जटिलता, विविधता है, दूसरी तरफ समय के अभाव एवं विषय से संबंधित विशेषज्ञता की कमी है। संसदीय समितियों की साथियों आवश्यकता क्यों पड़ती है। देखिए, आवश्यकता पड़ने के क्या कारण है। आवश्यकता पड़ने के साथियों सबसे बड़ा जो कारण है, पहला कारण क्या है कि जो कार्य है उसकी अधिकता है, यानी कि कार्य ज्यादा है, और कार्य भी क्या है, जटिल है, और विविध है, ठीक है। इसके अलावा
विशेषज्ञता कम है, तो कुछ ऐसे हमें लोगों की आवश्यकता है जिनमें जो ठीक से उसको अवलोकन कर सके, जटिलता है उसको समझ सके और जो विविधता है उसको भी देख सके, और जो समय है उनके पास दिक्कत नहीं हो, पूरे साल वो समय ले लें, और विशेषज्ञता की भी उनके पास कमी नहीं होनी चाहिए। तो इसी कारण से ये जो है समितियों का हम गठन करते हैं, ताकि क्योंकि जब कोई कानून पास होता है तो मान्य सदस्य के पास ना तो इतनी विशेषज्ञता है सभी के पास, ना ही इतना, मान लीजिए कोई रॉकेट से, कोई स्पेस टेक्नोलॉजी से संबंधित लॉ पास हो रहा है, मान्य सदस्यों को क्या पता, ठीक है, कि ये क्या मामला है। तो इसलिए इन्हें विशेषज्ञता नहीं है, तो इनकी जो इस चीज से संबंधित विशेषज्ञ हैं उनके पास 4-5 लोगों का एक ग्रुप है, मान लीजिए ऐसे, तो उसको क्या बोलते हैं हमने, संसदीय समिति। संसदीय समिति का गठन उद्देश्य से होता है सदन में प्रस्तुत अधिनियम और मुद्दों पर विशेषज्ञों द्वारा परामर्श, यानी कि परामर्श किया जाएगा प्रत्येक बिल पर, संसद में पेश की गई रिपोर्ट की जांच करेगी, परीक्षण करेगा, क्योंकि मान्य सदस्य के पास ना इतना समय है ना विशेषज्ञता है। देश में होने वाले विभिन्न प्रकार के घोटाले, भ्रष्टाचार से संबंधित मामलों की भी ये क्या करता है, जांच करता है। जैसे अब इसके बाद आता है एक महत्वपूर्ण समिति है लोक लेखा समिति। इसमें 22 सदस्य होते हैं, 15 तो इसमें होते हैं साथियों लोकसभा के, और 7 सदस्य होते हैं इसमें राज्यसभा के, ठीक है। कैग द्वारा रिपोर्ट पर विचार करना है। अब देखिए इसमें सरकार के वार्षिक लेखाओं की जांच के अंतर्गत मुख्यतः बिंदुओं पर ध्यान देती है। पहला है, खर्च की गई राशि उसी सेवा प्रयोजन के लिए खर्च की गई है या नहीं, इसलिए वह निर्धारित की गई थी। राशि की जिस प्राधिकार द्वारा खर्च की गई है वह उसे सक्षम था या नहीं, ये क्या करती है, जांच करती है। यदि पुनर्वियोग किया गया है तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया है या नहीं, तो ये सब कैग के क्या है, कार्य हैं उसके, लोक लेखा समिति के। अब आगे देखिए, अब इसकी सीमाएं क्या है लोक लेखा समिति की, तो इसकी जो अनुशंसाएं हैं साथियों वो केवल परामर्श है, यानी कि ये इनकी बाध्यकारी नहीं है। इसके अलावा इस समिति का जो कार्य है वो सब प्रेक्षण होता है, क्योंकि जांच से पहले राशि खर्च की जाती है। यह व्यापक अर्थों में नीतिगत प्रश्नों से अलग है। इसमें विभाग द्वारा किया गया खर्च में रोक की शक्ति नहीं है। लोक लेखा समिति कोई कार्यकारी निकाय नहीं है, इसलिए यह कोई आदेश पारित नहीं कर सकती। इसके निष्कर्ष में केवल संसद ही निर्णय अंतिम ले सकता है। इसके अलावा देखिए लोक लेखा समिति की सीमाएं होने के बाद भी महत्वपूर्ण इसके कार्य हैं, ठीक। तो ये हम इसको बैलेंस के साथ इसका उत्तर लिखेंगे, तो समझ में आ गया होगा। इसके अलावा ये हमने बताया, इसका कार्य हमने पहले बताया, और उसके बाद में इसकी सीमाएं भी हमने आपको के साथ चर्चा की, ठीक है। आगे देखिए अगला सवाल है, लोकसभा अध्यक्ष की शक्तियां, मैंने वही बताया, अंडरलाइन कीजिए। लोकसभा की अध्यक्ष की जो शक्तियां हैं, कार्य हैं, उन्हें बताना है। और वर्तमान में क्या है, विपक्ष की आवाज दबाने का कार्य कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमने बताया जब लोकसभा के अध्यक्ष के बारे में पूछा गया है तो आप लोग क्या करेंगे, 3 लाइन उनके बारे में लिखेंगे। लोकसभा का अध्यक्ष पद भारतीय लोकतंत्र में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। वह निम्न सदन का सभापति है। वह लोकसभा उसके प्रतिनिधियों का प्रमुख है। अध्यक्ष को संसदीय लोकतंत्र की परंपराओं का वास्तविक संरक्षक माना जाता है, ठीक है। अब देखिए इसके कार्य और शक्ति क्या है। वह सदन की कार्यवाही व संचालन के नियम और विधि का निर्वहन करता है। वह सदन के भीतर भारत के संविधान, लोकसभा की प्रक्रिया, कार्य संचालन, नियम, संसदीय पूर्ववर्ती की अंतिम व्याख्या और निर्णय देता है। इसके अलावा गणपूर्ति के अभाव में वह सदन को स्थगित करता है। वह सदन के दोनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। इसके अलावा अध्यक्ष यह तय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय अंतिम होता है। वह सामान्य स्थिति में मत नहीं दे सकता, परंतु बराबरी की स्थिति में मत दे सकता है, ठीक है। वह लोकसभा की सभी संसदीय समितियों के सभापति के नियुक्त करता है। 10वीं अनुसूची के तहत दल बदल उपबंध के आधार पर लोकसभा के किसी सदस्य का निरहक संबंधी शक्ति अध्यक्ष में निहित होती है। उसके कार्य व आचरण में लोकसभा में न तो चर्चा की जा सकती है और न ही आलोचना की जा सकती है, ठीक है। तो ये हो गए साथियों इसके अध्यक्ष के कार्य और शक्तियां, और मैंने बिल्कुल इसमें क्या है आपको पॉइंट टू पॉइंट दिए हैं ताकि आपको याद करने में आसानी रहे। अब देखिए हाल ही में एक चर्चा का विषय ये रहा है कि जो अध्यक्ष है उसे विपक्ष द्वारा जो अध्यक्ष है उस पर ये आरोप लगते हैं, एलिगेशन लगते हैं कि इसने लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा जो है, लोकसभा के जो अध्यक्ष है उसके द्वारा किए गए कार्य जो किए, मतलब जो लोकसभा का अध्यक्ष है उसके द्वारा साथियों विपक्ष की आवाज दबाने का कार्य कर रहा है, अर्थात विपक्ष की भूमिका को सीमित करने का प्रयास किया गया है।
ऐसा आरोप लगते हैं, जैसे जीएसटी के बिल था, नागरिकता का मामला था, तो ये सारे काफी सारे मामले थे और ये बात भी ठीक है। लेकिन देखिए फिर भी हम ये निष्कर्ष में ऐसा लिखेंगे कि भाई कुछ मामलों को छोड़कर अध्यक्ष की भूमिका विवादित प्रतीत होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। विपक्ष और पक्ष के परस्पर समन्वय और इच्छा शक्ति के निष्पक्ष के माध्यम से इसका समाधान किया जाना चाहिए। ऐसा मतलब एक बैलेंस लिखना है। निष्कर्ष के साथ आप उत्तर को क्या करेंगे, समाप्त कर देंगे। ठीक है, आगे देखिए, जैसे एक सवाल ये है कि भाई कत्यूरी वंश की सांस्कृतिक उपलब्धियों का वर्णन करना है। ठीक है, तो कत्यूरी वंश के उत्तराखंड में जो प्रशासन और राजस्व के साथ कला और संस्कृति का भी दृष्टि से महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो जैसे स्थापत्य और मूर्ति कला में क्या है, पहला है स्थापत्य कला में, तो स्थापत्य कला की बात करें तो मुख्यतः नागर शैली की रहती है। ठीक है, आपने सुना होगा जब आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी नागर शैली के बारे में। तो देखिए जैसे इसमें छत्र युक्त मंदिर इसमें मिलते हैं, इसमें पैगोडा प्रकार के मंदिर का एक प्रमुख स्थान है, काष्ठ और पाषाण का प्रयोग किया गया है। ठीक है, एक शिखर युक्त मंदिर है, इसकी बात करते हैं। इसके अलावा इनकी विशेषता क्या है, नागर शैली के अंतर्गत मंदिर का निर्माण पाषाण और काष्ठ का जो काष्ठ मतलब लकड़ी का प्रयोग किया गया है। काष्ठ निर्मित छत्र, जो ये छत्र है, और कलश का प्रयोग किया गया है। इसके अलावा स्थानीय पाषाणों का प्रयोग किया गया है। ठीक है, मूर्ति कला में क्या है, कत्यूरी मंदिरों से पाषाण और धातु निर्मित मूर्तियों की प्राप्ति हुई है और जिसमें अधिकांश पाषाण से ही निर्मित है, जिसमें काले सफेद हरे पाषाण का प्रयोग किया गया है। इसमें अधिकांश है गणेश, नारसिंह, विष्णु, दुर्गा, शिवलिंग आदि की मूर्तियां बनाई गई हैं, ये बनाई गई है। ठीक है, आगे निष्कर्ष लिखेंगे हम, कत्यूरी कालीन नगर शैली मंदिर और मूर्ति शैली परंपरा के अवशेष आज भी उपस्थित और उनका सांस्कृतिक महत्व है, कत्यूरी वंश की जो समृद्धि है उसका परिचायक है। ठीक है, तो साथियों देखिए ये आपके क्वेश्चन थे और इनको बताने का बस उद्देश्य यही है कि आप इनको एक बार आपने सुन लिया, हमने आपको समझाया स्पीड के साथ, अब पता चला 2 घंटे में इसको समझा रहा हूँ। ठीक है, कोई इसका मतलब नहीं है, और उसके बाद पता चला आपका जो है समझ आ रहा है, तो उसका भी कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो एकदम हमने आपको इसे समझा दिया, आप 3-4 बार इसको पढ़िए और पढ़ने के बाद ये लिखिए और ये कॉपी आपकी चेक होकर के 1-2 दिन में मिल जाएगी। इस कोर्स से जुड़ने का फायदा क्या है, सबसे बड़ा फायदा तो एक यही होगा कि आपका पूरा सिलेबस यूनिट वाइज कवर होगा, सभी का आपको यूनिट वाइज मटेरियल मिलेगा, सभी का आपको यूनिट वाइज जो है टेस्ट पेपर आपके आपके मिलेंगे, फुल लेंथ टेस्ट भी इसमें हमने जोड़े हुए हैं। तो ये पूरा इसका फायदा ही फायदा है और प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी अच्छे से और क्वेश्चन यहीं से ही आएंगे लगभग। तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं जो बच्चे जोड़ना चाहते हैं, 95 28 33 47 22, क्योंकि अभी ये स्टार्ट ही हुआ है बैच 2025 और 26 वाले बच्चों के लिए। चलिए आज की क्लास में इतने रखते हैं, बाकी कल। बहुत बहुत धन्यवाद।